हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने इसमें 7th लेसन स्टार्ट कर रखा है, जनसंख्या। इसमें हमारे भाग 2 हो चुके हैं। अब मैं ऐसा सोची हूँ कि अपन लोग पहले एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करें, जिससे क्या होगा कि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और हम आराम से भी पढ़ते जाएंगे, यानी कंटिन्यू ही रहेगा हमारा एक सब्जेक्ट। तो इसके लिए ही मैंने अब पहले भी मैंने एक के ये फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट भेज दिए। आज अभी हम इसका तीसरा पार्ट, यानी चैप्टर तो 7 ही है, लेकिन इसका पार्ट 3 हम शुरू करने वाले हैं। ये था हमारा जनसंख्या। आज हम पढ़ेंगे उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या, यानी कौन से उम्र में कितनी उम्र वाले व्यक्तियों का प्रमाण कितना होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्र समूह के संदर्भ में भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में उम्र समूह के अनुसार बंटवारा, अर्थात देश की जनसंख्या का विभिन्न आयु समूह में विभाजन, यानी अलग अलग आयु के समूह में बांट दिया जाता है। जैसे 10 साल तक के, जन्म लेने से 10 साल तक के, 20 साल 10 से 20 से, इस तरीके से हम उनको एक समूह में बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम पढ़ते हैं तो 0 से 14 वर्ष, यानी जो जन्म ले रहे हैं बच्चे, तब से लेकर के 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्तियों का कुल जनसंख्या में प्रमाण प्रतिशत कितना है, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहाँ से लेकर के 14 वर्ष की उम्र के बच्चों का प्रमाण कितना है, यानी प्रतिशत कितना है। उम्र समूह विभाजन के द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय जनसंख्या की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हम उम्र समूह के आधार पर भारत की जनसंख्या प्रतिशत को देखते हैं, यानी जो भारत में जो जनसंख्या है, कौन से साल में कितनी जनसंख्या और कहाँ कौन सी उम्र में कितने, 0 से जैसे 14 उम्र में कौन से सन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब इसे समझने के लिए हमें क्या करना है, एक आकृति बनानी है। आकृति से पहले हम इस टेबल के बारे में इसकी जानकारी लेंगे। उम्र समूह जैसे मान लीजिए 0 से 14 वर्ष के बालकों की, अब ये सन है हमारे 2005, 2010, 2011 और 2014, ये हमारे सन, यानी इस सन में इस उम्र के कितनी उम्र के कौन से जनसंख्या, यानी भारत में कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोग हैं, यानी प्रतिशत वृद्धि दर को हमें इसमें देखना है। तो 0 से 14 वर्ष की जो उम्र थी, उसमें 2005 में कितने 32.78, यानी 32.78 जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई थी। फिर 2010 में, यानी वही 0 से लेकर 14 तक की उम्र में 2010 में कितनी हो गई थी, फिर थोड़ी कम हुई, 30.89, यानी 30.89, ये थी हमारी 2010 की। फिर 2011 की 30.5, यानी देखो 0 से जो 14 साल, अब इसका कारण क्या है कि कम उम्र में ही बच्चों का जब ध्यान नहीं लगाया जाता स्वास्थ्य के प्रति या बाल श्रम में कुछ भी, तो उसमें उनकी जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो पा रही थी। फिर 2014 में 21, ये अनुमान है, ना कि एग्जैक्ट है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक अनुमान के रूप में हमें समझा गया है कि 0 से 14 वर्ष की उम्र में 2005, 2010, 2011 और 2014 में कितनी जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है। फिर 15 से 64 वर्ष के जो उम्र समूह हैं वो कितने हैं, उनकी 2005 में 62.44, ये थी हमारी 2005 में जब जनगणना की गई थी, उस समय प्रतिशत। ये सब अनुमान है, ये एग्जैक्ट तो हमारे 10 साल में मालूम चलता है। फिर 2010 में कितने हुए, ये 63.99,
यानी देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर 2011 में कितने हुए? 64.3। ये हमारी प्रतिशत जनसंख्या है जो इस उम्र में है 15 से 64 वर्ष के जो जितने लोग हैं उसके अनुसार ये है। फिर 2014 में कितनी? 65.30। ये हमारी थी 2005, 10, 2011 और 2014 में जो 15 से 64 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उनके है। अब है 65 से अधिक, यानी 65 साल से अधिक जितने वो जीवित रहते हैं, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 85, 95, 70, ये 65 से ऊपर, यानी 65 से लेकर के इनसे अधिक। 2005 में ये लोग कितने थे? 0 यानी 4.78 ऐसे थे जो 2005 में। ऐसी जनसंख्या जो 2005 में थी वो थी 65 से अधिक वाले लोगों की, वो थी 4.78। फिर 2010 में कितनी थी? 5.12। ये फिर बढ़ गए लोग, यानी 65 से जो अधिक वाले उम्र के जो लोग हैं। फिर 2011 में 5.2 यानी कम हो गई, और 2014 में ये बढ़ कर के वापस से 5.49। ये टेबल है जो हमें ये समझाया जा रहा है इसके जरिए कि भारत की जो जनसंख्या है उनमें उम्र आयु प्रतिशत कितना है, यह हमें इसके माध्यम से बताया है। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के द्वारा हम इसे समझते हैं। यह हमारा डायग्राम, ओ इधर x और फिर इधर y। इस साइड में हमें क्या लिखना है? प्रतिशत में, यानी कितनी उम्र के लोग किस में हैं। तो हमें कैसे लेना? अब ये 65 से अधिक, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पे कितना लगना? 70। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 ये हमने ले लिया। अब नीचे हमें क्या लेना है? वर्ष लेना है, यानी समय। अब वर्ष हमारा कितना है? 2005, फिर 2010, 2011 एंड 2014, 2005, 2010, 11 एंड 14। ये हमारा था समय। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है 0 से 14 वर्ष के बालकों की। ये हमारी जो आकृति बनेगी उसे हम 5-5 की आकृति कहते हैं। 0 से 14 वाली सबसे पहले देखेंगे हम। तो सबसे पहले 0 से 14 में क्या था? 2005 में 32.78, यानी अब 32 कहाँ आएगा? ये 30 है, 32.78 ये इस जगह, यानी ये हमारी आकृति यहाँ पे बनती है। ये कौन सी है? 0 से 14 वर्ष के जो उम्र के बालक थे उनकी है। फिर 2010 में 30.89, यानी ये 30 और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर 30.8, ये थी हमारी 2010 की। फिर 2011 में 0 से 14 वाले कितने थे? 30.5। अब ये 30 है और ये 5, यानी समथिंग ये बरोबर सा ही रहेगा। और 2014 में थी 29.21, यानी ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का सा। ये तो हमारी थी 0 से 14 वर्ष के जो उम्र के जो बालक थे उनकी। उसके बाद 15 से 64 वर्ष में निकालेंगे तो 2005 में कितनी थी? 62.44। तो 62, ये 60 और ऊपर हल्का सा, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे। ये हमारी 5-5 का आकृति रहेगी, इसलिए हमें इसके पास ही बनानी है। फिर हमारी आएगी 2010 में 63.99। और 63 हल्का सा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, इसमें हल्का सा ऊपर होएगा, यानी 1 पॉइंट में तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये 2010 की। अब 2011 में कितनी थी? 64.3। 2011 में कितनी है? 63, यानी 65 के थोड़ा सा नीचे 63.5,
ये हमारी कौन सी आकृति कहलाएगी? पास पास की आकृति कहलाएगी। फिर 2014 में 65.30 यानी बिल्कुल ही हाफ हो गया ये इसका, ये एकदम से हाफ, और ये इसके यानी 70 से थोड़ा सा नीचे। ये हमारी हुई 15 से 64 वर्ष की जो उम्र के जो व्यक्ति है, जो प्रतिशत में है, उनके हमने निकाले। अब निकालेंगे 65 से अधिक, यानी जो 65 साल से अधिक है उनकी। 2005 में कितनी थी उनकी? 4 पॉइंट। अब ये आधा हो गया 5 और 5 के भी एक नीचे 4, ये 4.78। फिर 2010 में कितनी है? 5.12, ये आधा है इसका 5 और ये 12। फिर 2011 में कितनी है? 5.2। ये सब करीब करीब आगे पीछे आएगी, हल्का हल्का सा ही फर्क है इसमें। और फिर ये आएगी 5.49, यानी 6 के समथिंग थोड़ी सी इनके। ये हमने तीनों आकृति बनाई, इनको हम पास पास की आकृति भी कहते हैं। अब ये जो 3 आकृतियाँ, अब ऐसे अलग अलग इनको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? किसी में तो लाइन कर देंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हमने लाइन कर दी, इसको हमने डार्क कर दिया या कोई डिज़ाइन बना दी, और बीच वाले को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि जिससे क्या है, तीनों आकृतियाँ हमें अलग अलग रूप में दिखाई देगी। अब हमने ये जो बनाई है उसमें हमें ये ऊपर भी लिखना पड़ता है। जैसे 0 से 14 वाले कितने थे? 25.78, तो हमको यहाँ पे लिखने के पड़ेंगे 32.78। फिर यहाँ पे 30.89, 30.5 ये लिखना आवश्यक है, जिससे क्या होता है कि मालूम चलता है कि हमने इसमें कौन सी आकृति में क्या बनाया। इसके लिए हमें यह लिखना आवश्यक है। फिर हमने कौन सी बनाई थी? 15 से 64 वाली। तो शुरू में कौन सी थी ये? 62.44, 63.99, 64.3 और 65. जिससे ये ज्ञान रहता है कि हमने जो भी टेबल बनाई है, जो भी आकृति बनाई है पास पास की, वो हमारी एग्जैक्ट सही है। और ये सब हम जो बना रहे हैं वो एक अनुमान के रूप में बना रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट हमें मालूम है। ये ऐसा नहीं है ये मैंने ये ऐसा कर दिया। आपको ये सभी इसी प्रकार से करना है कि एक में लाइन करनी है, एक को छोड़ना है, और एक में कुछ दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हो या डार्क भी कर सकते हो। एक को सिर्फ बीच वाली को छोड़ के दोनों में ऐसा करना है, मगर करना सब में एक वाली है। जैसे इसमें लाइन करी तो ये सब लाइन ही होएगी, जो हमारी 15 से 64 है। जो हमने बीच में ये जो 15 से 64 वाली जिसको खाली छोड़ा पूरी खाली रहेगी। 0 से 14 वाली में अगर लाइन करिए तो लाइन ही रहेगी सब में। ऐसा नहीं है एक में अलग करिए, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, तो फिर हमारी जो भी आकृति है वो हमारी सही नहीं मानी जाएगी। इसीलिए तीनों में सेम डिज़ाइन इसमें करना आवश्यक है। ये तो था हमारा ये। अब इनमें भी नीचे वाले में भी लिखना, 65 से अधिक वालों में 4.78, 5.12, 5.2 एंड 5.49। ये जब हम ये सब कर लेंगे उसके बाद हमें ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना है। और जो आपने डिज़ाइन बनाई है, जैसे आपने 0 से 14 वाली कौन सी डिज़ाइन बनाई है, तो वो आपको इसमें ड्रॉ करनी है, क्योंकि जिससे कि आपको जो कहना चाह रहे हो वो सामने आपके आ गया। दूसरा, फिर हमने जो 15 से 64 वाली जो फ्री छोड़ी है, तो ये हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसे हम फ्री छोड़ देंगे खाली। फिर जो 65 से जो अधिक हमने जो डिज़ाइन करी है, 65 से अधिक, उसको हम इसमें भी डार्क कर देंगे ऐसा, ताकि ये तीनों हमारी जो भी आकृतियाँ हैं वो इजीली हमें और सबको समझ में आ जाए। इसीलिए हमें इन तीनों को आकृतियों के द्वारा समझा। जहाँ तक मेरा विश्वास है ये शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये तो पढ़ी है हमने अभी इनकी आकृति। अब हमें क्या करना है, इसमें विश्लेषण और परिणाम। उम्र के अनुसार जनसंख्या के बंटवारे को मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में होने वाले, यानी प्रजनन मतलब जो पैदा होते हैं, परिवर्तन
असर करते हैं। यानी जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, या तो जो जन्म लेते हैं उस पर, या फिर जो मरते हैं उस पर। यानी कम या ज़्यादा अगर प्रतिशत में निकाला जाता है तो उससे पहले ये देखा जाता है कि जन्म कितने ले रहे हैं, मर कितने रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कितने हो रहे हैं। यह सर्वविदित है। इस प्रकार के परिवर्तन आगे जाकर परिवार के कद को भी असर करते हैं। यानी परिवार कितना बड़ा है उसके अनुसार इस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और साथ साथ श्रम विभाजन को भी प्रभावित करता है। यानी श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग कितने, मेन तो यही होते हैं 15 से 64 वाली जो उम्र होती है, ये लोग मेहनती होते हैं क्योंकि वो बालक हो जाते हैं। 0 से 14 वाले बाल श्रमिकों को रखा नहीं जाता, और 65 से अधिक वाले व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, वो काम करने लायक नहीं होते। तो जो श्रमिक है, काम करने लायक लोग होते हैं, वो होते हैं 15 से 64 वर्ष की उम्र के। इसमें पहला है सन 2005 में 0 से 14 वर्ष के लोगों का प्रमाण था 32.78। ये 32.78 था 2005 में 0 से 14 साल के लोगों का, जो 2014 में घट करके, अब ये घटा था 2014 में, कितना पहले कितना ज़्यादा था, 32.78 था, जो घट करके कितना हो गया 29.21, यानी 29.21 वर्ष हो गया। यह जन्म दर में आई कमी को दर्शाता है। यानी जन्म अगर कम ले रहे हैं उसके कारण ही ऐसा 2014 में ये देखने को मिला था कि उसमें प्रतिशत जनसंख्या जो 0 से 14 थी वो कम हो गई, क्योंकि 29.21 आके गई थी। यह जन्म दर में आई कमी को दर्शाता है। दूसरा है सन 2005 में 15 से 64 उम्र समूह की बात करें तो इस समूह में 62.44% जनसंख्या थी, जो बढ़कर के देखो 62.44 थी 2005 में, जो 2014 में बढ़कर के कितनी हो गई 65.30 हो गई थी। इस उम्र समूह में ज़्यादातर जनसंख्या काम करने वाले लोग होते हैं। यानी ये ऐसी उम्र है जिसमें लोग काम करते हैं, वो हमारी एज, काम करने लायक जो उम्र होती है वो हमारी एग्जैक्ट यही उम्र होती है। क्रियाशील जनसंख्या, क्रियाशील यानी जो काम करने वाले जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई बढ़ोतरी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और उपयोग भी है। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतने उसके अनुसार ही देश का भी विकास होगा और लोगों का काम भी अधिक होगा। ये था हमारा विश्लेषण और परिणाम जनसंख्या जो उम्र समूह का जो प्रतिशत है उनके अनुसार। अब है भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। यानी भारत के अंदर ग्रामीण कितने हैं जनसंख्या है और शहर में कितनी जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या में कितने लोग ग्रामीण विस्तार में और कितने लोग शहरी विस्तार में रहते हैं। यानी कितने लोग तो गांव में रहते हैं जनसंख्या के पार्ट में, और कितने लोग शहर में रहते हैं। इसकी जानकारी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रमाण से जाना जाता है। यानी जब सर्वे किया जाता है तब ग्रामीण का प्रमाण कितना है और शहरों का प्रमाण कितना है, उसके अनुसार मालूम चलता है कि गाँव में जनसंख्या कितनी है और शहरों में जनसंख्या प्रमाण कितना है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रमाण रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा, व्यवसाय आदि प्रबलों से प्रभावित होता है। अब हम भारत में ग्रामीण और शहरों की जनसंख्या का देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रभावित होती है। 1901 में दो ग्रामीण जनसंख्या, अब इनको हमने बांट दिया 1901 यानी वर्ष के अनुसार 1901, 1951, 1981 और 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जो गाँवों में जो जनसंख्या थी, शहरों में वो कितनी थी। गाँव में उस समय जनसंख्या थी 1901 में 21.2, इतने लोग गाँव में रहते थे। यानी 89.1% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे 1901 में। उस समय शहर में कितने थे 2.6, यानी बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो शहरों में रहते थे, उनका जनसंख्या प्रमाण काफ़ी कम था, यानी 10.9% ही था। तो टोटल कितना था 23.8, कुल जनसंख्या थी 23.8 100। फिर 1951 में ग्रामीण क्षेत्रों में 29.9, यानी 29% इतने लोग जनसंख्या जो थी गाँव में रहती थी, और शहरों में कितनी 6.2,
यानी शहर में भी लोग बढ़ने लगे थे, ग्रामीण के क्षेत्रों की में बढ़ने लगे, लेकिन शहरों में निवास करने लगे थे। टोटल कितनी जनसंख्या थी? 36.1। फिर 1981 में क्या आंकड़ों में जब देखा गया, प्रमाण में देखा गया, तो कितना था? ग्रामीण में तो 52.4 हो गया और शहरों में 15.9 हो गया। यानी धीरे धीरे शहरों में लोग जनसंख्या प्रमाण धीरे धीरे बढ़ने लगा था। टोटल थी 68.3। 2011 में कितनी रही? 83 ग्रामीण जनसंख्या करोड़ों में थी और शहरों में थी 38.0। उसका कारण क्या है कि शहर के लोग थोड़े पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनमें जनसंख्या का प्रमाण कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब की असुविधा होती है, पढ़ाई वगैरह की जानकारी होती नहीं है, इसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया, जो आपके ये ऊपर है वो वाला ही हमें डायग्राम बनाना है। 0, ये एरो बनाओ सबसे पहले, 0, फिर O, X एंड Y, ये तीनों हमने यहाँ लिख दिए। नीचे तो हम वर्ष लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, समय, काल, वर्ष, ये सब नीचे लिखे जाते हैं। और इधर लिखे जाएंगे ग्रामीण और क्षेत्रीय, यानी दोनों की निकालनी है हमके, तो ग्रामीण जनसंख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत करोड़ों में कितना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रमाण करोड़ में, ये चीज़ हम इधर लिखेंगे। अब यहाँ हमें क्या डिस्टेंस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी कितनी आ रही है? 100, हमारी 2011 तक आ रही है 83, यानी ये 83, ये हमें, क्योंकि हमें तो ये दोनों ही निकालनी है ना केवल, तो सबसे ज़्यादा हमारी किस में आ रही है? 89। तो हमें कितना लगना है? 90 तक का बनाना है इसमें। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गए हमारी 90। सबसे पहले हमें जो निकालना है वो निकालना है 1901, फिर 1951, फिर क्या था 1981 और 2011, ये 4 हमें इसमें निकालने हैं। उससे पता चलेगा कि कौन सी जनसंख्या किसके आधार पर है। सबसे पहले हमें क्या करना है? ग्रामीण क्षेत्र के निकाल लेते हैं। सबसे पहले 1901 में ग्रामीण में कितने थे? 21.2। 21 का आएगा, ये 20 है और इसके हल्का सा ऊपर आएगा 21, यानी 21.5। ये 2 आकृतियाँ हैं, तो पास पास की में कितनी होती है? 2, 3, ये आकृतियाँ जब भी होगी, एक से ज़्यादा जितनी भी आकृति होती है वो पास पास की आकृति कही जाती है। तो ये थी हमारी 21.2, ये थी शहर वाली कर रहे हैं पहले हम। फिर 1951 में कितनी हो गई है? 29.9, यानी ये 30 है, इसके पास में आएगी 29.9। फिर 1981 में कितनी आएगी? 52.2, ये 55 आधा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर, तो ये थी हमारी 52.4। और 2011 में 83, ये 83.02, ये हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है। अब उसके बाद हमें किसकी निकालनी है? शहरों की। 1901 में कितनी है? 2.6, यानी 10 का आधा 5 और 5 के भी ये नीचे जाएगा, तो ये होगा 2.6। फिर 1951 में कितनी है? 6.2, तो 10 5 के थोड़ा सा ऊपर। फिर है हमारी 15.9, 1981 उसमें है 15.9, तो ये 20 के आधा 15, 15.9। और 30 2021 में है हमारी 38.0, तो ये 38 तो ऊपर आएंगे हमारे, ये देखो 30 40 के जस्ट नीचे। ये हमने अभी एक बार ये डायग्राम बनाया। अब वो मैंने पहले भी जनसंख्या जब आयु व उम्र का था तब भी हमने
इसमें लिखे थे, और सेम उसी चीज़ में हमें लिखना है कि जो ग्रामीण में है वो हमें यहाँ ऊपर लिखना है 21.2, फिर 29.9, 52.4 और 83.02। ये हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। जो शहरी जनसंख्या है वो थी 2.6, 6.2, 15.9 एंड 38.0। यह लिखना अति आवश्यक है क्योंकि इसके ज़रिए हम इसे समझ सकते हैं। अब हमारी दो आकृतियाँ, तो हमें किसी भी एक आकृति को थोड़ी सी अलग डिफरेंस देना है ताकि हमें उसमें देखने में भी अच्छी लगे और हमें इसको समझ में भी आए। तो हमें क्या करना है, इसकी एक आकृति को हमको इसको डार्क कर देना है, शेडो बना देना है, जिससे कि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यानी हमें तो आ रही है लेकिन सामने वाले को भी समझाने के लिए हमें कुछ करना होता है, इसीलिए इसको एक को हमको क्या करना है, इसको हमको एक को डार्क कर देनी है ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये करने के बाद, यानी इतना अगर कर लेते हैं, उसके बाद हमने क्या किया था कि जो यहाँ पे हमें समझाना भी पड़ेगा कि आपने जो आपने आकृति बनाई वो ग्रामीण क्षेत्र की पहले बनाई, तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने क्या किया था, ग्रामीण क्षेत्र में आपने उसको खाली रखा है, तो आपको इसमें भी कुछ ही नहीं करना है। फिर शहर की जो की थी उसमें क्या किया है, आपने उसको शेडो डाला है, यानी उसको डार्क करा है, तो आपको इसमें भी ऐसा ही करना है। जैसे कि आपने 10th में ऐसे इसमें पढ़े ही थे कि मैप जब बनाते हैं तो अलग अलग ड्रॉ करते हैं ताकि जिससे कि सब समझ में इजीली आए, उसी प्रकार से इनमें भी किया जाता है। यह है हमारे शहरी क्षेत्र की जनसंख्या, यानी शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। इसे समझाने के लिए हमें इनका सहारा लेना पड़ता है। तो ये हमने करी इसमें से। अब इसमें इसका विश्लेषण वगैरह आज हमने अभी इसमें पढ़ा कि ये जो ग्रामीण जो जनसंख्या है, यानी धीरे धीरे क्या हुआ था, शहर के लोग जब समझदार होने लगे, पढ़ने लगे, तो उन्होंने इसको समझने के बावजूद जनसंख्या में थोड़ी कमी होने लगी थी, लेकिन ग्रामीण लोगों में देखो जनसंख्या में कमी नहीं हो रही है, जबकि शहरी जनसंख्या में थोड़ी कमी हो रही है। अब है इसका विश्लेषण और परिणाम, जो हमने अभी इसके डायग्राम में पढ़ा, सेम उसी का है। वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रमाण बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, शहर में लोग आकर के निवास कर रहे हैं, जिससे कारण अनेक समस्याएं भी सामने। या अब जब लोग गांवों से आकर के शहरों में रहेंगे तो शहरों में समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। उदाहरण, शहरों में झोपड़पट्टी की संख्या बढ़ने से गंदगी भी बढ़ी। अब लोग आके जब गाँव से लोग आकर के शहरों में बसने लगेंगे, उनके पास इतनी जगह तो होती नहीं है कि उनको भी घर बार दिया जाए, तो वो क्या है कि रहने के लिए उनके पास जब कुछ ही नहीं होता तो झोपड़पट्टियाँ बना के पास पास में रह जाते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि उनके पास शौचालय वगैरह कुछ होता नहीं है, तो वो कहीं पे भी गंदगी करते हैं शौचालय की बजाय भी। इससे क्या होता है, गंदगी भी बढ़ती है और बीमारियां भी बढ़ती है। अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधाओं के कारण व्यवस्थागत बिजली, वाहन व्यवहार, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में निष्फल रहता है। अब इनको जो झोपड़पट्टी जो बनाते हैं, रह जाते हैं, उनके पास बिजली कहाँ से आएगी और किस प्रकार से उनकी सुविधाएं की जाए, तो उनके पास न तो बिजली वगैरह की सुविधा होती है, न शौचालय की रहती है, न वाहन व्यवहार की होती है। इनकी सुविधाएं इन्हें उपलब्ध करवाना भी मुश्किल हो जाता है। कचरे के निकाल की उचित व्यवस्था न होने कारण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। अब कचरा वो कहाँ डालते हैं, इधर उधर ही उनके कचरे वगैरह रहते हैं, उससे भी क्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है। इसके अतिरिक्त चोरी, लूट जैसी सामाजिक दुश्मनी भी सामने आते हैं। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, चाहे इनके खुद के घरों में चोरी हो जाए या फिर ये इनके पास काम धंधा नहीं होगा तो ये चोरियाँ करेंगे, उसका भी इन सब चीज़ों पर गलत प्रभाव पड़ता है। फिर सेकंड पॉइंट है, 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर के 83.02 करोड़
हुई। प्रतिशत की दृष्टि से जनसंख्या में कमी दर्ज हुई है, यानी प्रतिशत में तो कमी हुई है जनसंख्या में, जिसके कारण ग्रामीण विस्तार में रोजगार के ज़्यादा अवसर शहर में केंद्रित होने के कारण लोग गांव से शहर की ओर स्थानांतरण करते हैं। जब गांव में इतने कोई साधन नहीं रहते हैं कमाई के, तो लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं कमाने के लिए, कि शहर में जाएंगे, कमाएंगे और रहेंगे। इसके कारण भी जनसंख्या शहरों में ज़्यादा आने लगी थी। तीसरा है 1901 में शहरी जनसंख्या 2.6 करोड़ थी, जो 2011 में 38.0 करोड़ हो गई, अर्थात प्रत्येक दशक में शहर की प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसका कारण शहरों में अनेक भौतिक सुख सुविधा जैसे बिजली, शाला, कॉलेज, सिनेमाघर, पक्की सड़क, वाहन व्यवहार, संदेश वाहन के प्राप्त साधन, सांस्कृतिक और मनोरंजन सुविधा और चिकित्सा सुविधा पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन और शराबी पीढ़ी पर नियंत्रण के कारण भी तमाम लोग शहर की ओर आकर्षित हुए। दूसरा कारण ये भी होता है कि लोगों को पढ़ने के लिए गांव में इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती, जिससे वो क्या करते हैं कि शहरों की ओर आते हैं, जहाँ पे शहर में उन्हें लगता है कि पक्की सड़कें, कॉलेज हैं, वाहन वगैरह की इन सब की सुविधाएं हैं, तो इन सुविधाओं को, चिकित्सा की, अब बीमार व्यक्ति गाँव में बैठा रहे तो वहाँ पे बीमारी भी सही नहीं होती, तो इसके कारण भी लोग शहरों में आते हैं। तो इन सब के कारण लोग क्या कर रहे हैं, और गांव में एक कारण ये भी होता है कि वो अपने जमींदारों से, सराफों से भी डरे हुए रहते हैं, इन सब के कारण वो परेशान होकर भाई इनके द्वारा हमारे पे नियंत्रण रहता है, तो इससे तो अच्छा हम लोग शहर की ओर निकले, और वो शहर की ओर आकर्षित होते हैं। इसी कारण शहरों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाने से फिर आप भी कंफ्यूज होंगे, और अब एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों, और आप लोग इसको मन लगा के पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।